हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर पे आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग ग्रुप डी स्पेशल स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे। हमारे कुछ दोस्त भाई बहन बोल रहे थे कि भैया स्टैटिक जीके पढ़ा दीजिए, और स्टैटिक जीके का रोल हर कंपटीशन में अलग भूमिका निभाता है। हम लोगों ने सोचा कि स्टैटिक जीके को प्रैक्टिस सेट ले करके उसको पढ़ाया जाए, क्योंकि स्टैटिक जीके जो थ्योरी में पढ़ाएंगे तो बहुत समय लगेगा। एग्ज़ाम अभी ग्रुप डी का पास ही में है, और इस ग्रुप डी के जो वैकेंसी आपकी बार बहुत हैं। यदि आपने मेहनत कर लिया तो आपकी एक जॉब सिक्योर है। तो इसीलिए हर एक पार्ट आपका, चाहे जो भी पार्ट हो, चाहे जीएस का पार्ट हो, चाहे वो स्टैटिक जीके का पार्ट हो, चाहे मैथ का पार्ट हो, चाहे रीजनिंग का पार्ट हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में कौन परियोजना है। सबसे है टिहरी हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स। अब ये टिहरी हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स उत्तराखंड में है। किस नदी पर है ये किस नदी पर है? तो ये आपकी भिलांगना तथा भागीरथी। हम लोग बीएच कर देते हैं, भिलांगना प्लस भागीरथी, ये दो नदियाँ पर है। ये टिहरी परियोजना भिलांगना तथा भागी नदी पर स्थित है। अब आता है कोयना जो है परियोजना कहाँ है? कोयना नदी, ये महाराष्ट्र MH। और शरावती ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। चमेरी रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना। अच्छा, आप लोग बताइए कि गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है? गंगा सागर परियोजना है चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। अच्छा, आप लोग बताइए कि तुलबुल परियोजना कहाँ पर है? झेलम नदी, जम्मू कश्मीर। अच्छा, उकई परियोजना कहाँ पर है? ताप्ती नदी, गुजरात। अच्छा, हीराकुंड बांध परियोजना, ये महानदी उड़ीसा है। तो इतने क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। एक क्वेश्चन से 7 से 8 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो ये लाए थे इंदुलाल याग्निक। कौन लाया था? इंदुलाल याग्निक। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था, उसे चोरी से छिपे ब्रिटिश भारत में इंदुलाल याग्निक ने लाया। भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस तिरंगा फहराई थी। ये दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम की थी। भीखा कामा जन्म 14 सितंबर 1861 को मुंबई के समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। तो हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य जाना माना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है। अब जो मौलिक कर्तव्य हैं किसकी अनुशंसा पर आए थे? ये सरदार शरण सिंह समिति की अनुशंसा पर लाए गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ इसको लिया गया? मौलिक कर्तव्य जो हैं उनको रूस के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन हो गया। अब किस भाग में है मौलिक कर्तव्य? 4 का। किसमें है? 4 का। अनुच्छेद कौन है? 51 का। ये हो गया। अब आता है जो 36वां संविधान संशोधन क्या था? जो 36वां संविधान संशोधन था, इसमें क्या किया गया था कि जो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। याद रखना। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था? इसमें क्या था कि जो संपत्ति का अधिकार था, इसको एक विधिक अधिकार बनाया गया।
44वें संविधान सत्र 1978 को जो संपत्ति का अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। अब आता है कि मौलिक कर्तव्य की हो गया। अब अच्छा, मूल अधिकार जो है वो किस में दिया गया है? भाग 3 में दिया गया मूल अधिकार, वो 12 से 35 दिया गया है। इतना क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन के बारे में बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? बताइए कौन सा। तो हमने बताया कि जो इसमें जो संगीत से संबंधित है वो पुरस्कार है ग्रैमी। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है आपका संगीत के क्षेत्र में। अब ये कब से दिया जा रहा है? 1969 से दिया जा रहा है ये ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। अब जो ऑस्कर पुरस्कार है ये भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1929 से ये भी दिया जा रहा है। जो अब आता है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 1969 से शुरू किया गया। अब आता है मान बुकर पुरस्कार, साहित्य क्षेत्र में 1969 दिया जाता है। अब ऐसा कलिंग पुरस्कार, जो कलिंग पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1952 ये कलिंग। तो इसमें इनमें से कौन सा पुरस्कार संगीत? तो ये कौन है? ग्रैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय गणना पहला प्रयास किसने किया था? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने पहला प्रयास किया था। कब किया था? 1867 से 68 के बीच उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना पहला प्रयास किया था। नौरोजी ने 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये रखी थी? 20 रुपया। मतलब एक व्यक्ति 20 रुपये एक दिन में कमा लेता है तो वो क्या है? गरीब नहीं है, उन्होंने बताया था। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्ति राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महानोबली। ये जो उनको राष्ट्रीय आय का अध्यक्ष बनाया था वो कौन थे? पीसी महानोबिस। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आर गाडगिल तथा वी.के.आर.वी. राव थे। जो ये राष्ट्रीय की गणना जो है CSO करती है, संगठन है। 1951 में इसका गठन CSO किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। सूर्य की चमकती हुई सतह फोटोस्फीयर कहलाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ? वो कब हुआ था? 1921 से 1922 मोपला विद्रोह हुआ था। और ये कहाँ हुआ था मोपला विद्रोह? मोपला जो विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। मोपला विद्रोह, इस विद्रोह का नेतृत्व अली मुसलियर ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा अली मुसलियर को पकड़ने के लिए तिरुरंगाड़ी के मस्जिद पर छाया तथा अधिक लगान पर बेदखली था। नील विद्रोह दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859 से 60 के दौरान बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत के लिए की थी। जो इंद्रधनुष हुआ था किसके लिए? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनरुद्धार करने के लिए इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब एक आता है कि इंद्रधनुष एक और भी, ये इंद्रधनुष फ्रेमवर्क है और इंद्रधनुष एक था वो टीकाकरण से संबंधित था। इंद्रधनुष मिशन चलाया गया था 25 दिसंबर 2014 को इंद्रधनुष मिशन चलाया गया था, उसको टीका से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, येन किसकी मुद्रा है? येन किसकी मुद्रा है? येन है जापान की मुद्रा। किसकी है? जापान की मुद्रा। अब आता है कि मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी बताइए। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। मालदीव की राजधानी माले
और यहाँ के जो रुपया चलता है, माले में रुपया चलता है, ठीक है, रुपया, राजधानी माले और जो रुपया चलता है। दक्षिण कोरिया, ये दक्षिण कोरिया की बात कर ली। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। मुद्रा क्या चलती है? वान। अच्छा, माली, यहाँ पे बाली लिख गया है, माली होना चाहिए, यहाँ पर माली डाल लीजिए। जो माली की मुद्रा क्या है? फ्रैंक। अच्छा, भूटान, अच्छा वो पता है भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की क्या है? न्यूग्रेट्रम। अच्छा, मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगरिट। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाहत। ये क्वेश्चन हम लोगों ने अलग से पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी युद्ध लड़ा था? अब बताइए, जो ईस्ट इंडिया के खिलाफ किसने लड़ा था? सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने क्या प्लासी का युद्ध लड़ा? तो ये प्लासी है, जो पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है, यहाँ पर युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। अंग्रेज़ों के सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। अब आता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। अंग्रेज और मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सेना के बीच हुआ था। एक क्वेश्चन आ रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की? कौन सा राष्ट्र था? वो आपका था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ जो गेम्स की मेजबानी की थी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? 1930 में। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई। कहाँ हुई? हैमिल्टन, कनाडा। 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया। तो भारत ने राष्ट्रमंडल कब लिया? 1934 में भाग लिया भारत ने। जो वर्तमान में जो राष्ट्रमंडल में जो देश हैं वो कितने खेले जाते हैं? वो 54 देश। 54 देश क्या करते हैं? सदस्य हैं इसके। बट टीमें कितनी हैं? 71 टीमें हिस्सा लेती हैं। अब आता है कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018। आता है कि 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ वो कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। नेक्स्ट नंबर है, एक क्वेश्चन आ रहा है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर कौन था? वो बोरोवी नामक कार्टून कैरेक्टर था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी मुख्यालय कहाँ पर है? साहित्य अकादमी वो है नई दिल्ली। साहित्य अकादमी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अब आता है कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? साहित्य अकादमी 12 मार्च 1954 को। साहित्य अकादमी की जो उसका मुख्यालय है नई दिल्ली, जो इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को। और इसके जो कार्यालय हैं वो कोलकाता में भी है, मुंबई में, बेंगलुरु में और चेन्नई की इसके कार्यालय। अब अच्छा, आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ पर है? आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ पर है? आप लोग बताइएगा, आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। अच्छा, ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? वो भी नई दिल्ली में है। अच्छा, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ है? वो पुणे में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की मुख्यालय कहाँ है? वो बेंगलुरु में है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर है? आपको पता होगा प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। देखो, प्रसिद्ध गोल गुंबद कर्नाटक में स्थित है। अब गोल गुंबद जो किसने बनवाया था? गोल गुंबद जो थे वो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल कुंडा, अच्छा अब हो गया कि गोल गुंबद का कर्नाटक। अच्छा, गोल कुंडा का किला कहाँ पर है? गोल कुंडा का किला है
वो आपका हैदराबाद में। कोचीन का किला कहाँ पर है? केरल में है। अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, बताएंगे आप लोग? ये अजमेर राजस्थान में। बूंदी का किला बूंदी राजस्थान में स्थित है। अच्छा, दिलवाड़ा जैन मंदिर ये भी माउंट आबू राजस्थान में है। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? सुनते जाइए बस। ये बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अच्छा, पादरी की हवेली कहाँ है? पटना बिहार। हिलती मीनारें कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात। एक क्वेश्चन से बताइए कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सुने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस देश को हुआ? तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। तो ये आता है कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था ये किसके विद्रोह में हुआ था? ये डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। बहुत भारी जनसभा थी और उस भारी जनसभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवा दी। कहा जाता है कि वहाँ एक कुआं है, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। कहा जाता है कि तभी से कुएं का जो मिट्टी है वो अभी भी लाल है। इतने लोग उसमें कुएं में कूद गए थे, ऊपर से गोलियां बरसाई गई थी। माँ अपने बेटों को कुओं में लेकर कूद गई थी, बच जाए बट किसी को नहीं छोड़ा। अब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, कहते हैं ना कि अपने को हराने के लिए अपने ही धोखा कभी कभी दे देते हैं। तो वैसा भी इसमें हुआ था। एक हंसराज नामक व्यक्ति था, उसने क्या किया? जनरल डायर का साथ दिया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जब हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस करी? नाइट की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 आता है कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ उसकी जो कमेटी का गठन किया गया, जो सरकार ने गठन किया, वो कौन सी कमेटी थी? वो लॉर्ड हंटर के दिशा में हंटर कमेटी का गठन किया गया। अब आता है कि 19 मार्च 1919 को रोले एक्ट लागू किया गया। अब आता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किसके कार्यकाल में हुआ था? वो हुआ था चेम्सफोर्ड के कार्यकाल दौरान। यही जो चेम्सफोर्ड है, उन्होंने 1900 में रोले एक्ट पारित किया। रोले एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। बिना अपील, बिना दलील के किसी को गिरफ्तार कर लेना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का सहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड इरविन के समय 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए और समन्वय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। अच्छा, आता है कि लॉर्ड डलहौजी अपने किसके लिए है? हड़प नीति के लिए भी वो प्रसिद्ध है। व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए वो प्रसिद्ध है। रेलवे का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उर्वरक क्रांति कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति, तो उर्वरक क्रांति जो है वो है भूरा। किससे? भूरा। अब इसे क्रांतियाँ हम लोग अभी पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, ये बताइए भूरा रंग से संबंधित ये है। अच्छा, हरित क्रांति से संबंधित है। सुनते जाइए। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सॉरी, किससे है? जो हमने बताया था कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अब बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? वो दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? वो तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? बताइए। झींगा मछली से। अच्छा, रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, ये भी आता है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति जो है वो बागवानी से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन। अच्छा, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन। रजत रेशा क्रांति कपास। याद है ना? स्वर्ण रेशा क्रांति
जूट और रजत के रेशा क्रांति कपास। अच्छा, लाल क्रांति से संबंधित है, वो टमाटर से और मांस से, दोनों से संबंधित है। हरित सोना क्रांति ये बांस उत्पादन से संबंधित है। धूसर स्लेटी क्रांति ये सीमेंट के उत्पादन से संबंधित है। तो आपको देखो क्रांतियां भी याद हो गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो ये बेटा है पृथ्वी वो जैवमंडल है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह ऐसा है जहां पर जीवन है। अच्छा, तो पृथ्वी की आयु कितनी है? पृथ्वी की जो आयु हो वो 4.6 अरब वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन को छोड़ लिया। 18 नंबर, यहाँ ये निम्नलिखित में कौन से राज्य में विधान परिषद है? वो आंध्र प्रदेश। तो को विधान परिषद जो है संविधान के 169 आर्टिकल में दिया गया उसका प्रावधान। जो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। देखो राज्य में भी दो प्रकार के हैं, विधान परिषद और विधानमंडल। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, विद्यमान हैं। जो कौन? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अच्छा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 193। और जो 193वां देश बना वो कौन बना? दक्षिणी सूडान बना। अब बताइए, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? वो कहाँ है? द हेग। कहाँ पे? द हेग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अच्छा, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? ADB बताइए, इसका कहाँ है? मनीला। अच्छा, ये बताइए अब लोग, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल, काठमांडू। अच्छा बताइए, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो वो ब्रुसेल्स है, बेल्जियम। अच्छा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे? यूनिसेफ ये कहाँ पे? न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट हमको जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है? ये आपका है NNP बराबर GNP माइनस डिप्रेक्शन मूल्यह्रास बोलते हैं। नेक्स्ट हमको क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का विचार पहली बार। अब देखो, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया? विचार किसने दिया? वो थे एमएन रॉय। अच्छा, सलाहकार कौन थे? वो BN राव थे। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? वो संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा थे। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो BR अम्बेडकर थे। देख लीजिए कितना पढ़ने को आपको मिल रहा है। संविधान सभा की जो मांग सबसे पहले किस पार्टी ने ली? स्वराज पार्टी ने 1924 में ली। पहली बैठक कहाँ हुई? दिल्ली में हुई, काउंसिल चैम्बर में, पुस्तकालय में। पहली बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई। हमने बताया कि सलाहकार अलग थे और विचार पहले सबसे अलग आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है? संतूर वादक
वो कौन था? शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। अभी देखो ये निखिल बनर्जी हैं, ये सितार वादक हैं, ये सितार वादक। अच्छा, उस्ताद बिंदा खान ये कौन थे? ये सारंगी वादक थे, ये सारंगी वादक थे। ये हो गया। अब आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49वीं समांतर रेखा के बीच किसके बीच है? 49वीं ये किसके बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा मैकमोहन रेखा। अब बताया अच्छा मैकमोहन रेखा किसके बीच है? वो इंडिया प्लस चाइना के बीच है। अच्छा बताइए रेड क्लिफ किसके बीच है? भारत प्लस पाकिस्तान के बीच है। अच्छा डूरंड रेखा किसके बीच है? वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये आप डाल देते हैं। अब बताइए अच्छा हिंडनबर्ग किसके हैं? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। अच्छा 38वीं समांतर रेखा, 49वीं तो हो गया कि अमेरिका और कनाडा के। 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अच्छा 24वीं किसके बीच है? 24वीं समांतर रेखा वो किसके बीच है? भारत। 24वीं जो अक्षांश समांतर रेखा है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच। याद रखना, ये हो गया। ये इतना है कि आज के लिए। कल हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हम लोग बनाना नहीं चाहते हैं। तो आप लोग देखें कि हम लोगों ने 23 क्वेश्चन पढ़े, बट उस 23 में हमने एक क्वेश्चन के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बताए। तो आप लोग ऐसे पढ़िए कि देखो अब क्या हो रहा है, इस ज़माने में पेपर उसका नहीं निकलता है जो सीमित चीज़ें पढ़ रहा है कि सीमित चीज़ें पढ़ के काम हो गया। उसका पेपर निकल रहा है कि जो इतनी चीज़ें पढ़ ले कि कोई ना कोई तो पेपर में आएगा ही। तो हम लोग स्टैटिक जीके की श्रृंखला को रोज़ पढ़ेंगे, एक वीडियो रोज़ पढ़ेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 23 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे, 40 क्वेश्चन करेंगे, बट उसको करेंगे तो मन से करेंगे। तो आप लोग बस यही आपसे निवेदन है कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि हमें इससे और मोटिवेट हम हो सकें और आपको हम निरंतर रोज़ पढ़ाएँ। धन्यवाद मेरा यूट्यूब देखने के लिए, और आप लोग खुश रहें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।